जहाँ पे हमने देखा था कि एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैविक विविधता। फ्लोरा एंड फौना में जो वैरायटी होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 में ये कंसेप्ट दिया था और जेनेटिक लेवल पर, स्पेसीज लेवल पर और इकोसिस्टम के लेवल पर ये बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। हमने ये भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की जो संस्था है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, वो मुख्यतः इस फ्लोरा एंड फौना को, इस विविधता को बरकरार रखने के लिए प्रयास वहाँ पे करती है और उसका ही एक हिस्सा यानी रेड बुक उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रेड लिस्ट उनके द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की वनस्पति की प्रजातियां या अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हुए, उनसे संबंधित पूरे विश्व से जानकारी लेते हुए हम देखते हैं कि उनका नंबर कितना है, कहीं वो नष्ट होने के कगार पर तो नहीं है या उनका नंबर जो है वो सफिशिएंट है, उनके ऊपर जो है हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्या, एज फार एज देयर कंजर्वेशन इज कंसर्न। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्राणियों को, अलग अलग वनस्पति की प्रजातियों को हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये जो कैटेगरीज है, ये 5 कैटेगरीज में से पहले 2 कैटेगरीज जो ऑलरेडी नामशेष हो चुके हैं या ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके हैं, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये इस तरह के कैटेगरीज है जिनका नंबर, ये प्रजातियां या ये एनिमल्स या ये वनस्पति, इनका नंबर पिछले 10 सालों का अगर डेटा, अगर उससे संबंधित जानकारी हम ध्यान में लेते हैं तो उनका नंबर बहुत कम हो रहा है। पिछले 10 साल में अगर उनकी संख्या 90% से भी अगर ज़्यादा कम हुई है तो उसे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं। अगर 50 से 70% तक उनके नंबर में कमी आई है तो उसे हम एंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। और अगर 30% से 50% तक पिछले 10 सालों में उनकी संख्या अगर कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है तो उसे हम वल्नरेबल कैटेगरी या वल्नरेबल प्रजाति, ऐसे भी हम इसे कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी मैन मेड फैक्टर्स, मानव निर्मित ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता नष्ट होते जा रही है। और फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर हम जो अलग अलग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम जो जंगल तोड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम पेड़ काट रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम एक तरह का नेचुरल या इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब्ड कर रहे हैं और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। हमने ये भी देखा कि भारत देश की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का रफली 2.6% एरिया हमारे पास है, लेकिन पूरे विश्व के ऑलमोस्ट 8% अलग अलग तरह के वनस्पति के या अलग अलग तरह के प्राणियों के प्रजाति हमारे पास उपलब्ध है। यानी इंडिया बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैविक विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिच नेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, सरकार का, सोसाइटी का और हमारा भी, कि इस जैविक विविधता को हम बरकरार रखें। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके हैं, एक को हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन और एक को कहते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू नाम में ही है, एक्सटर्नल, यानी जू में या बॉटेनिकल गार्डन्स में या सीड बैंक के माध्यम से जो नामशेष होने वाली या नष्ट होने वाली या थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनका संवर्धन करने का हम प्रयास करें। इन सीटू कंजर्वेशन यानी ओरिजिनली उस वनस्पति का या ओरिजिनली उस प्राणी का हैबिटाट, उसका जो है जहाँ पे वो रहना, नेचुरली जहाँ पे वो रहता है वहीं पे जो है इस तरह का वातावरण निर्मित करें, वहीं पे हम जो है इस तरह के प्रयास करें जिसके माध्यम से उनका संवर्धन हो। तो फिर इन सीटू कंजर्वेशन अगर हमें करना है तो फिर उससे लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसे हम कहते हैं अभयारण्य या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके माध्यम से उसको हम एक तरीके से संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा कि प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क अगर हमें देखना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे इकोलॉजिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली या नेचुरली सिग्निफिकेंट ऐसे जो एरियाज हैं उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन एरियाज को अभयारण्य बोलकर या
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के डिक्लेयर करता है, और ये डिक्लेयर करने के बाद में वहाँ पे मुख्यतः उन वन्य प्राणियों का संवर्धन तो होता ही होता है, और कुछ हद तक वहाँ के आदिवासी लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ करना हम अलाउड करते हैं, जैसे उनके जानवर है उनको चराना, जैसे वहाँ से जो है जिसे हम कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हनी है या छोटे छोटे जो है वुड से रिलेटेड कुछ कलेक्शन करना है, इस तरह की बेसिक एक्टिविटीज जो है वो आदिवासियों को हम अलाउड वहाँ पे करती है। लेकिन वहाँ पे शिकार या इस तरह की एक्टिविटीज जिसके माध्यम से उन वन्य प्राणियों को या उन वनस्पतियों को खतरा पैदा हो, ऐसे एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन और ज़्यादा पैमाने पे होता है, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस इज नॉट अलाउड, यानी वहाँ पे आदिवासी होते हुए भी उनको जो है वहाँ पे लकड़ी तोड़ना या उनको वहाँ पे खेती करना या उनको वहाँ पे जो है उन वनस्पतियों को तोड़ना, ये वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। उद्यान, नेशनल पार्क, फिर कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, किस तरीके से कम्युनिटीज भी, सोसाइटी भी जो है खुद होके वहाँ पे कुछ लोग प्राइवेटली या लोगों का ग्रुप अगर किसी एरिया को कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संवर्धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन्य प्राणियों का जतन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पहल लेना चाहता है तो सैक्रेड ग्रोव्स बना सकता है या कम्युनिटी रिजर्व बना सकता है। इनको जो है हमने अब तक की चर्चा में देखा था, उसको फास्ट में एक बार मैंने आपके सामने फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश की। अब अगला हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमने ऑलरेडी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को, कम्युनिटी रिजर्व को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, अब ये बायोस्फीयर वाला कंसेप्ट या बायोस्फीयर रिजर्व वाला कंसेप्ट वहाँ पे क्या होता है? बेसिकली ये कंसेप्ट सबसे पहले 1971 में यूनेस्को जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यूनेस्को नाम की ये जो संस्था है, इसने 1971 में MBP यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। तो जैसे नाम ही बताता है कि मनुष्य, प्राणी और बायोस्फीयर, एक तरीके से पर्यावरण और मनुष्य प्राणी, इसमें जो है एक तरीके का कोएग्जिस्टेंस, वो भी रहे हम भी रहे, ऐसा कुछ हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 1971 में ये प्रोग्राम वहाँ पे शुरू किया था। और एज द पार्ट ऑफ MBP दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना जो है वो अस्तित्व में आई। अब तक के डिस्कशन में आपने तो देखा सर हमारे पास तो ऑलरेडी नेशनल पार्क है, हमारे पास तो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो किस लिए है? इसीलिए है कि कंजर्वेशन हम करें, अलग अलग तरह की वनस्पतियों का, अलग अलग तरह की जो है एनिमल्स है उनका कंजर्वेशन करें, उनका जो है वन्य प्राणियों का संवर्धन करें, इसके लिए तो ये सारे कंसेप्ट है। तो फिर से बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या जरूरत है? So basically what is the difference between biosphere reserve and national park या से biosphere reserve and wildlife sanctuary? क्योंकि ये सारा क्या काम करते हैं, इनका उद्देश्य एक ही है, संवर्धन, कंजर्वेशन, कहीं तो भी प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ जो या नेचर जो है उसका कंजर्वेशन करना, ये जो है वहाँ पे ज़रूरी है। तो बेसिक फर्क ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेम ही होते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का दायरा बड़ा होता है। द एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। अगर आपको एग्जाम्पल ही देना है तो भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा एरिया है कि इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बांदीपुर नेशनल पार्क वो भी आता है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी आता है, नागरहोल नेशनल पार्क ये भी आता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क ये भी आता है। सो बेसिकली आसपास के बहुत सारे नेशनल पार्क्स, आसपास के बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको मिलके एक ही बायोस्फीयर रिजर्व तैयार होता है। यानी बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया ये बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। सो एरिया बड़ा होता है और इस एरिया में हम क्या करते हैं, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ की इकोसिस्टम यानी वन्य प्राणी और वन्य प्राणियों से संबंधित जो सराउंडिंग है उसको बरकरार रखने की कोशिश हम वहां पे करते हैं।
करेक्ट। सो बायोस्फीयर रिजर्व ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा वहां पे होता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में लेना है, बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिक कंसेप्ट जो है वो है एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी क्या, यानी मनुष्य प्राणियों को वहां पे तो रहना है, वहाँ के आदिवासी हो या वहाँ के जो देहात है, वहाँ के विलेजेस जो है, वहाँ के लोगों को वहाँ पे रहना है। उनको जो है वहाँ के जो वनस्पति है, वहाँ के जो जंगल है, उनसे जो है अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ से उनको तोड़ना है, उनका इस्तेमाल करना है। यानी एक तरीके से जो है सस्टेनेंस हम जिसे कहते हैं, मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो उदरनिर्वाह, उन लोगों को उसके ऊपर डिपेंड रह के अपना पेट भी भरना है, अपना रोजगार भी चलाना है। बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना है कि ये करते हुए कहीं हमारे एनवायरनमेंट की हानि ना हो जाए, ये करते हुए कहीं जो हमारी जैविक विविधता है वो खतरे में ना आ जाए, ये करते हुए कहीं जो नामशेष होने के या नष्ट होने के कगार पर अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं वो खत्म ना हो जाए। यानी ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या कि जिसके माध्यम से कम्युनिटी नीड्स यानी वहाँ के जो लोग हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनका रोजगार भी चलते रहे, वो जो है अलग अलग तरह की चीजें उन बायोस्फीयर रिजर्व से इस्तेमाल भी करे, लेकिन साइमल्टेनियसली वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो वन्य जीव है, वनस्पतियाँ हैं, उनका भी संवर्धन होते रहे। तो इस तरह का कंसेप्ट जिसके माध्यम से conservation as well as community needs, both these concepts are fulfilled, then that concept is known as biosphere reserve। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी क्या है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, या मान लो उसमें जो है वाटर बॉडीज भी वहां पे आएंगे, जहां पर भारत सरकार ने कानून के अंतर्गत उस पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बोल के डिक्लेयर किया है। और वो डिक्लेयर करने की वजह से वहाँ की जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वहाँ की जो एक तरीके से नैसर्गिक सिस्टम है, जहाँ पर अलग अलग तरह के वन्य प्राणी हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट है, उसका जो है संवर्धन हो जाए, साथ में ही वहाँ पे रहने वाले आसपास के एरिया में रहने वाले लोग जो है उनका भी उदर निर्वाह हो, उनका भी सस्टेनेंस हो, उनको भी रोजगार मिले। इस तरह का कंसेप्ट जो होता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट। सो बायोस्फीयर रिजर्व में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज कम्युनिटी नीड्स आर फुलफिल्ड एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज बीइंग फुलफिल्ड। ये दो कंसेप्ट यहां पे हमें ध्यान में रखना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोई एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उस बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं कोर एरिया, एक पार्ट को हम बोलते हैं बफर जोन, और एक पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। यानी जो फॉर एग्जांपल ये इतना सारा मान लो एरिया है, ये एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बीच में का जो एरिया है उसे हम कहेंगे कोर एरिया, उसके आसपास वाला जो एरिया है उसे हम कहेंगे बफर जोन, और बाहर का जो एरिया है उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन जोन। तो फिर कोर एरिया यानी क्या, कोर एरिया यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है हमारे बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा अपेक्षित है कि ये इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज होके वहाँ के प्राणी या वहाँ पे वनस्पति खतरे में ना आ जाए। इसकी वजह से जो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वहाँ पे मनुष्य प्राणियों से संबंधित अलग अलग जो एक्टिविटीज है, यानी आदिवासी भी हो तो भी इस कोर एरिया में जाके जो है लक्कड़ तोड़ वाला काम नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे जाके खेती नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे जाके जो है फल नहीं तोड़ सकेंगे, वहाँ पे जाके जो है हनी उसको जो है कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन कोर एरियाज। हाउएवर रिसर्च एक्टिविटी, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च एक्टिविटी करना है, एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ रिसर्च करना है, तो वो आप कर सकते हो, संशोधन आप कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च एक्टिविटीज में आपको कुछ तोड़फोड़ नहीं करना है, रिसर्च एक्टिविटीज में आपको किसी को मारना नहीं है, रिसर्च एक्टिविटीज में आपको जो है वहां पे पेड़ तोड़ना नहीं है, तो ये एक्टिविटीज आर अलाउड।
नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च एक्टिविटीज आर अलाउड इन कोर एरियाज, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन कोर एरियाज। और इसकी वजह से इस कोर एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वन्य प्राणियों का, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह की वनस्पति की जो प्रजातियां हैं उसकी उपलब्धता आपको कोर एरिया में दिखेगी। बफर जोन होता है, बफर जोन जो है कोर एरिया से लग के बाहर वाला पार्ट। यहाँ पे जैसे मैंने एक रफली डायग्राम निकाल के आपको दिखाने की कोशिश की, तो ये कोर एरिया है, उसके बाहर का बफर जोन होता है। तो बफर जोन में भी जो है कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी फ्री फ्लो जो है ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे अलाउड वहां पे नहीं होती है। लो इंपैक्ट एक्टिविटी हम जिसे कहते हैं, लो इंपैक्ट एक्टिविटीज, इसका मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिसकी वजह से वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जो पेड़ पौधे या वहाँ के वनस्पति जो है उनके अस्तित्व को खतरा पैदा ना हो, लेकिन एक बेसिक एक्टिविटीज वहाँ पे चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो है सपोज फल का इस्तेमाल करना, या वहाँ पे जो है हनी कलेक्ट करना, या यहाँ पे नीचे गिरा हुआ जो वुड है या जो पेड़ पत्ते हैं उनको कलेक्ट करना, और उसके माध्यम से अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आदिवासी अपना उदर निर्वाह वहां पे कर सकते हैं। सो बेसिकली लो इंपैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। इंपैक्ट किस पे? एनवायरनमेंट पे। इंपैक्ट किस पे? उन वनस्पतियों पे, उन प्राणियों पे ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह के एक्टिविटीज वहां पे अलाउड होते हैं। तीसरा यानी बाहर का जो एरिया है, सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ये बाहर का एरिया है। ट्रांजिशन जोन यानी ये नॉर्मल सारे लोग हैं, यानी नॉर्मल शहर या नॉर्मल विलेजेस है, और ये एरिया जो है ये ट्रांजिशन जोन है। सो इट इज द ट्रांजिशन, बीच में का जोन। किसके बीच में का जोन? सो कॉल्ड यहाँ पे एनवायरमेंटली बहुत ही सेंसिटिव, इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव इस तरह का कोर एरिया, बफर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड दी नॉर्मल हैबिटाट ऑफ ह्यूमन बींग्स, या मान लो विलेजेस, सिटीज, इनके बीच में का जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में जो है सारे ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर अलाउड। वहां पे खेती चलेगी, वहां पे आपको जो कुछ बेसिक एक्टिविटीज है लोकल कम्युनिटीज के, विलेज के, वो सारे एक्टिविटीज वहां पे अलाउड है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस ट्रांजिशन जोन में सब कुछ अलाउड। बफर जोन में कुछ हद तक ध्यान रखते हुए कि वन्य प्राणियों को या वनस्पतियों को बहुत ज्यादा खतरा पैदा ना हो, कुछ हद तक लो इंपैक्ट एक्टिविटीज दे आर अलाउड। एंड कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च एक्टिविटीज। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व के ये 3 कंपोनेंट होते हैं, कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। और ये सारी जो व्यवस्था हमने क्यों की है, इस व्यवस्था के माध्यम से आपको ध्यान में आएगा कि अगर व्यवस्था ऐसी हम करेंगे तो इसके माध्यम से वहां के वन्य प्राणियों का, वनस्पतियों का संवर्धन होगा। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहेगी, लेकिन उसके साथ ही वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी हैं, जो विलेजर्स हैं, उनका भी जो है उदर निर्वाह, उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनवायरनमेंट की हानि ना होते हुए वो बरकरार रहेगी, चालू रहेगी। अब ये कंसेप्ट आपको पता चला है तो बड़ा सिंपल एंड कॉमन सेंस वाला एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाला प्रश्न मुझे आपको पूछना है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है और ट्रांजिशन एरिया होता है। आप लोगों में से आप बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह के टाइगर रिजर्व को, आप जो है व्याघ्र प्रकल्प हम जब जो होता है कि वहां पे टाइगर को देखने के लिए आप वहां पे गए होंगे, करेक्ट। और वहां पे जो है आप वो पास निकालते हैं, और पास निकालने के बाद में जो है वो टूरिस्ट या जो आपका गाइड होता है वो गाइड आपको उस जीप में, जो खुली जीप होती है, उस जीप में बिठा के आपको लेके जाता है। तो बड़ा सिंपल और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, आप जो टाइगर देखने के लिए या प्राणी देखने के लिए वहां पे उस टाइगर रिजर्व में वहां पे जाते हो, तो आप एग्जैक्टली किस एरिया में जाते हो? यानी आप ट्रांजिशन जोन में जाते हो, आप बफर जोन में जाते हो, या आप जो है कोर जोन में जाते हो? किस जोन में आप वहां पे जाते हो जब आप टाइगर देखने के लिए किसी भी टाइगर रिजर्व में जाते हो? सो विच एरिया यू विजिट? यू विजिट ट्रांजिशन जोन, you visit core zone, or you visit buffer zone? You can answer through the chat box. किस एरिया को आप विजिट करते हो यूजुअली? Mahadev says we go to core area. Suyog says we go to
बफर जोन। सो करेक्ट आंसर इज वी गो टू बफर जोन, क्योंकि कोर एरिया में जो है टूरिस्ट को अलाउड नहीं। टूरिस्ट जो है वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और फिर से जो है टूरिस्ट जाएंगे, इसका मतलब जो है वहाँ पे एक तरीके से वहाँ के जो वन्य प्राणी हैं उनको डिस्टर्बेंस आप कर रहे हो गलती से, या मान लो उनके नेचुरल फ्लो में अगर वो वन्य प्राणी घूमते घूमते, उनको थोड़ी पता है कि कौन सा कोर एरिया है और कौन सा बफर एरिया है, तो घूमते घूमते ऑफकोर्स उनके रूटीन में जो है वो बफर एरिया में भी वहाँ पे आएंगे। तो बफर एरिया में उनका आना और आपने उसी वक्त जाना, अगर ये कोइंसाइड होता है, जो बहुत बार हो सकता है, अगर वो कोइंसाइड होता है तो आपको वो प्राणी दिखाई देंगे। तो इसकी वजह से यू आर अलाउड टू गो इनटू बफर जोन ओनली एज अ टूरिस्ट। यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द कोर जोन। कोर जोन में आपको जाना अलाउड नहीं होता है। बफर जोन में जाना यस टूरिस्ट को अलाउड होता है। हाँ, अगर आप टाइगर सेंसस कर रहे हो, वहां पे जो है उनकी गणना, व्याघ्र गणना हम जिसे कहते हैं, वो कर रहे हो, और उस टीम का ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वो जो टीम है टाइगर सेंसस से रिलेटेड, अगर आप उसका एक हिस्सा हो तो हो सकता है कि आपको कोर एरिया में कुछ समय के लिए, क्योंकि आप रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी का हिस्सा हो, बट एज ए रूटीन टूरिस्ट यू वोंट बी अलाउड टू गो इनटू कोर एरिया। क्यों? क्योंकि कोर एरिया का महत्व मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे बता दिया। सो यूजुअली यू गो टू बफर जोन। ट्रांजिशन जोन वो तो वैसे भी हम घूमते ही है, ट्रांजिशन जोन में आ गया। आजकल तो ट्रांजिशन जोन यानी ऐसा हो गया कि हमारे औरंगाबाद में घूमते घूमते कभी आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ तो सड़कों में जो है वो व्याघ्र वाला जो है वाघोबा दादा आपको मिलने के लिए वहीं पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके घर में घुस चुके हैं, इतना हमने शहर फैला के रखा हुआ है कि नाउ हम जो है उनका जंगल कम करते करते रखे हैं, इसकी वजह से वो कहीं पे भी घूम रहे हैं। तो आपको पता है कुछ महीने पहले ही इन सिडको दैट इंसिडेंस हैज हैपन कि जो है आपको बहुत सारे वन्य प्राणी अब शहर में जाते हुए वहां पे दिखाई देंगे। सो द पॉइंट वाज कि बफर जोन वो यूजुअली टूरिस्ट को अलाउड होता है। ओके, नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये एक फिगर से आपको पता चलेगा, डायग्राम से, कि बायोस्फीयर रिजर्व और उसका जोनेशन, जो बीच में का पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज कोर एरिया, सबसे बीच में का एरिया। और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी अलाउड है? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी रिसर्च, मॉनिटरिंग करना है। मान लो टाइगर की संख्या कितनी है उसका मॉनिटरिंग आप कर रहे हो, या बाकी जो एनवायरमेंटल रिसर्च एक्टिविटीज वहां पे आपको कोर एरिया में अलाउड होंगे। उसके बाहर का जो एरिया है ये एरिया हम कहेंगे इसे बफर जोन। तो बफर जोन में क्या क्या अलाउड है? यहाँ पे हमने लिखा है टी, ई एंड आर। तो टी यानी क्या? टूरिज्म, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। सो टूरिज्म कहाँ पे अलाउड है? कोर जोन में अलाउड नहीं है, टूरिज्म अलाउड है बफर जोन में। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एक्टिविटी फॉरेस्ट से रिलेटेड, यस वो अलाउड है बफर जोन में। एंड रिसर्च स्टेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइट ये भी जो है आपको अलाउड है बफर जोन में। एंड बाहर का जो एरिया है ट्रांजिशन जोन एज वेल एज आउटस्कर्ट्स ऑफ बफर जोन, वहां पे जो है आपको कुछ हद तक कुछ झोपड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ हद तक वहाँ के आदिवासियों की या वहाँ के लोगों की जो है वसाहत या हैबिटाट भी जो है आपको दिखाई देगा। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से कोर जोन में कौन से एक्टिविटी होते हैं, बफर जोन में कौन से एक्टिविटी होते हैं और ट्रांजिशन जोन में कौन से एक्टिविटी होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये जो है अब तक हमने जो डिस्कस किया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिनका तीनों का मुख्य उद्देश्य एक ही है, वन्य संवर्धन, फ्लोरा एंड फौना, बायोडाइवर्सिटी उसको बरकरार रखना। बट एग्जैक्टली इसमें फर्क क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। सो नेशनल पार्क मुख्यतः क्या प्रोटेक्शन है? तो यहाँ पे जो वन्य प्राणी है उन वन्य प्राणियों का संरक्षण करने के लिए नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभयारण्य, मुख्यतः ये किससे ओरिएंटेड है? स्पीसीज ओरिएंटेड। कोई विशिष्ट प्रजाति, कोई विशिष्ट प्राणी, कोई विशिष्ट जो है बर्ड, केवलादेव बर्ड, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुख्यतः जो है वो किससे रिलेटेड है? बर्ड से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो अलग अलग प्राणियों से संबंधित, अलग अलग तरह के प्रजातियों से संबंधित स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेसिफिक इस तरीके के आपको अभयारण्य आपको वहां पे दिखाई देंगे, राइट। सो नेशनल पार्क, अभयारण्य, अलग अलग वन्य प्राणियों के जतन से संबंधित, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्पेसीज ओरिएंटेड यूजुअली होती है। बायोस्फीयर रिजर्व किसी एक स्पेसीज
या किसी एक चीज को ध्यान में ना लेते हुए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जब हम कहते हैं तो वो प्राणी आ गया, वो वनस्पति आ गया और उसके सराउंडिंग्स, यानी सिर्फ किसी एक प्राणी का जतन करने के लिए नहीं, तो ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट वहां पे होता है। इसकी वजह से बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा, उससे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उससे छोटा आपको नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरीके से जो है यूजुअली हार्ड एंड फास्ट डिफरेंट नहीं, बट एरिया वाइज जो है इस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कानून, नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अभयारण्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत यूजुअली केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट जो है ये मुख्यतः यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके उस संकल्पना के आधार पर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उस संकल्पना के आधार पर केंद्र सरकार बायोस्फीयर रिजर्व की निर्मित करता है। ओके, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यानी वहां के जो वन्य प्राणी है या जो अलग अलग वनस्पति है उनका प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगा? नेशनल पार्क में मिलेगा। कंपैरेटिवली कम आपको कहां मिलेगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के एक्टिविटीज होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी कोर जो जोन है वहां पे स्ट्रिक्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगा वन्य प्राणियों का। कंपैरेटिवली वो प्रोटेक्शन जो है आपको सराउंडिंग बफर जोन में कम मिलेगा और ट्रांजिशन जोन में जो है वो प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली लेस रहेगा। ओके, सो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज फार एज दीज एनिमल्स और प्लांट्स आर कंसर्न कैसे कैसे है ये भी हमें पता होना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज, नेशनल पार्क में एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वहां पे जो है नेशनल पार्क में आप जो है गाय भैंसों को चराने के लिए नहीं लेके जा सकते हो, वहां पे शिकार नहीं कर सकते हो, वहां पे फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा, आदिवासियों से संबंधित वहां पे गम कलेक्ट करना या हनी कलेक्ट करना या कुछ जो है बेसिक एक्टिविटीज जो है वहां पे अलाउड वहां पे होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता है कोर जोन में कुछ भी अलाउड नहीं है, बाकी के जोन में, उसके सराउंडिंग जोन में लो इंटेंस एक्टिविटीज या कम इंटेंस एक्टिविटीज अलाउड है और एकदम बाहर जो है सारे एक्टिविटीज नॉर्मली अलाउड है। बाउंड्रीज जो है जिस कानून के अंतर्गत नेशनल पार्क बना हुआ है तो वो एग्जैक्टली बोलेगा कि कहां से कहां तक का एरिया नेशनल पार्क बोल के है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा कुछ एग्जैक्टली बाउंड्रीज नहीं होती है, अभयारण्य जो है एग्जैक्टली बाउंड्रीज उसके वहां पे नहीं होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व को भी जो है कानून के अंतर्गत कहां से कहां तक उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व माना जाएगा ये वहां पे आपको दिखाई देगा। अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन, नेशनल पार्क को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के उसको डाउनग्रेड किया नहीं जा सकता है, लेकिन किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया यानी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए, यानी वहां पे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज उनको हमने प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैनॉट बी डाउनग्रेडेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व तो हमें पता ही है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क या बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व हमें पता होना जरूरी है। कहने के लिए तो ये सारे वन्य प्राणियों के या वन्य प्रजातियों के संवर्धन के लिए ही है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस क्या है ये डिफरेंसेस हमें पता होना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, कि हमने तो देखा कि भारत में जो है इस तरह की रचना हमने की है और कानून के अंतर्गत आप इस तरह के नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस जैविक विविधता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अफ्रीका में कुछ वैरायटीज ऐसे होंगे जो भारत में नहीं होंगे, हमारे हिमालय में कुछ जो है वो एक्टिविटीज ऐसे होंगे जो आपको जो है अमेरिका में नहीं मिलेंगे, यानी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के वैरायटीज आपको मिलेंगे। तो उस जैविक विविधता को बरकरार रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करार वहां पे किए गए हैं।
सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे पहले 1992 में हमें पता है अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, या रियो डी जानेरियो में, ब्राजील के रियो डी जानेरियो में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वहां पे परिषद हुई थी जून 1992 में। और उसी परिषद के एक दिन बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता, इससे संबंधित कन्वेंशन, इससे संबंधित एक तरह का एग्रीमेंट, इससे संबंधित एक तरह का अंतरराष्ट्रीय करार किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों ने सहभाग लिया। सो ओरिजिनली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कंसेप्ट अस्तित्व में आया 1992 में, और अलग अलग राष्ट्रों ने उसमें सहभागिता दर्शाई, उस पर सिग्नेचर किया, और 1993 से ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अस्तित्व में आ गया। तो ये जो करार है जो अलग अलग राष्ट्रों ने माना, इट इज अ लीगली बाइंडिंग, क्योंकि वहां पे जो है हमने साइन किया। साइन क्या है, इसका मतलब सिर्फ साइन नहीं किया, तो इन राष्ट्रों ने जो है ये बात मानी कि इसमें जो जो चीजें लिखी हुई है, जिसके माध्यम से बायोडाइवर्सिटी, जिसके माध्यम से जैविक विविधता का हम संवर्धन करेंगे, उन चीजों के लिए जो है हम बाध्य होंगे। वी आर लीगली बाइंडिंग, आई मीन वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल दीज क्लॉजेस। और आज अगर हम देखते हैं तो विश्व के 195 यूनाइटेड नेशन में से रहने वाले स्टेट्स जो उसके सदस्य हैं, उसके साथ ही ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन, इन्होंने सब ने जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे साइन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर साइन किया है, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संसद में इससे संबंधित कानून पारित नहीं हुआ है, जिसे हम कहते हैं रैटिफिकेशन। एक होता है किसी अंतरराष्ट्रीय करार में सहभागी होना, और दूसरा वो सहभागी होने के लिए आपके देश की संसद की परमिशन या आपके देश की संसद की मान्यता लेना। तो अभी भी जो है इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रैटिफाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संसद ने नहीं किया है। उनका कहना है हमने तो साइन किया, और ऑलरेडी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में लिखा है उससे भी बहुत सारी ज्यादा चीजें हम एनवायरनमेंट के लिए कहते हैं। एक तरह का एरोगेंस, उनका कहना है कि हम तो जो है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चीज क्या है, हम तो इतने बड़े हैं, हम तो सुपर पावर है कि एनवायरनमेंट के लिए जो है हम तो इससे रिलेटेड बहुत आगे आगे बहुत सारी चीजें हम करते हैं, हम तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं जिसके माध्यम से विश्व का एनवायरनमेंट एक तरीके से सुदृढ़ रहे, विश्व के एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीजें हम करते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास उनका हमेशा होता है। तो एज फार एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज कंसर्न, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी भी उसको रैटिफाई नहीं किया है। और मुख्यतः इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के माध्यम से हम जो जैविक विविधता है उसका संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। उससे ही रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल या दो महत्वपूर्ण करार हमें ध्यान में रखने होंगे। एक को हम कहते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में ये बड़ा कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शन, जिसमें एक ऑप्शन होगा बायोसेफ्टी, या जिसमें एक ऑप्शन होगा जिसमें शब्द लिखा होगा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? विश्व के अलग अलग देश वर्ष 2000 में एक जगह पर आए, उन्होंने चर्चा की और उन्होंने इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल पे साइन किया। तो ये क्या कार्टाजेना प्रोटोकॉल है? मुख्यतः ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, और वो मुख्यतः रिलेटेड है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या? हमें पता है पिछले कुछ दशकों में, स्पेशली वर्ष 2000 से आगे, हमने अलग अलग तरह के जीएम ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, लैबोरेटरी में जो है उसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं, और उस वनस्पति में या उस प्राणी में उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में लैबोरेटरी में बैठ के संशोधन करते हुए चेंजेस कर रहे हैं, और वो वनस्पति या वो प्राणी जो है उसका निर्माण बहुत बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैं वहां पे देता हूं, हमारी कपास, राइट? तो कपास के ऊपर जो है हमने संशोधन किया, और कपास के ऊपर संशोधन करके हमने जीएम कॉटन, ये जो है उसकी एक तरह का जीएम कॉटन हमने बनाया। अब ये जीएम कॉटन जो है ज्यादा पैमाने पे उत्पादन देता है, इसके लिए पूरे विश्व में हम जीएम कॉटन का निर्माण वहां पे कर रहे हैं, जीएम कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इट इज अनदर स्टोरी कि जीएम कॉटन के अपने अपने निगेटिव इंपैक्ट है, बट जीएम कॉटन की वजह से जो है
या बीटी कॉटन हम जिसे कहते हैं, बीटी कॉटन इज अ काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी जो है उसका इस्तेमाल पूरे विश्व में बहुत जोर शोर से होना लगेगा। इसका ही मतलब क्या, अगर हम नेचुरली देखेंगे तो कॉटन के अलग अलग वैरायटीज होंगे। नेचुरली जो है नैसर्गिक तरीके से कॉटन का निर्माण करने के लिए उसके अलग अलग प्रकार हैं, उसके अलग अलग वैरायटीज हैं। बट आपने क्या किया, लैबोरेटरी में ऐसा संशोधन किया और लैबोरेटरी में संशोधन करके इस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या मान लो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया, और ये बनाने की वजह से पूरे विश्व में इसका ही निर्माण ज़्यादा होने लगा। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली अवेलेबल जो स्पीसीज है, नेचुरली अवेलेबल जो वैरायटीज है वो नष्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप बायोडाइवर्सिटी को खतरा निर्माण करोगे। ये ना हो इसके लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, स्पेशली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित, बायोसेफ्टी से संबंधित ये महत्वपूर्ण करार किया। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ बायोसेफ्टी और इज रिलेटेड विथ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इन ईयर 2000। सिमिलरली जो हमारा ओरिजिनल ये जो हमारा जो प्रोटोकॉल था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993 वाला, और उसमें 2000 में एक प्रोटोकॉल हमने डाल दिया बायोसेफ्टी से रिलेटेड। 2010 में नगोया नाम का एक सिटी है। ये नगोया कहाँ है, ये नगोया है अफ्रीका में, युगांडा नाम की जो कंट्री है वहाँ पे अफ्रीका में ये नगोया नाम का एक प्लेस है। तो नगोया में जो है यानी अगेन अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहां पे आए और उन्होंने नगोया प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर किया, विच इज मेनली रिलेटेड विद एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। यानी विश्व के जो अलग अलग प्रजातियां हैं, विश्व के जो एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं वनस्पति की, क्रॉप्स की, तो उससे संबंधित जेनेटिक रिसर्च करके जो मटेरियल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित, वो सिर्फ विकसित राष्ट्रों के पास ही नहीं रहना चाहिए, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के पास ही नहीं रहना चाहिए। तो ये जो जेनेटिक रिसोर्सेस है, इस जेनेटिक रिसोर्सेस से होने वाला संशोधन और इस जेनेटिक रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग अलग कंट्रीज में होना चाहिए। सो मेनली इट इज रिलेटेड विथ एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका किससे संबंध है, नगोया प्रोटोकॉल 2010। 2000 का कौन सा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, एंड ओरिजिनली कौन सा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, जो वर्ष 1993 से अस्तित्व में आया। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द टोटल डिस्कशन रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहां पे हमने वो कंसेप्ट क्या है, उसके लेवल्स क्या है, IUCN क्या है, अलग अलग तरह के थ्रेटन्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, उसके कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, मोड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क और उससे संबंधित अलग अलग सैंक्चुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये कंसेप्ट्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एंड अलग अलग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें नगोया एंड कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है, इसके संबंध में हमने चर्चा की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कंसेप्चुअली पहले समझना होगा, और ये समझने के बाद अलग अलग पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जो न्यूज़पेपर में या आपके जो है कंपाइलेशन ऑफ जो करंट अफेयर्स वाला मटेरियल होता है, अलग अलग क्लासेस का होता है या कहीं पे भी आपको मिलता है, तो पिछले 6 महीने में, 8 महीने में कौन सी वैरायटी है जिसको थ्रेटन्ड स्पीसीज में डाला गया, या कौन से नए नेशनल पार्क की घोषणा की गई, या कौन सा नया नेशनल पार्क जो है किसी स्पेसिफिक स्पीसीज से संबंधित उसको जो है उसके साथ लिंक किया गया, ये करंट अफेयर्स आपको ध्यान में लेना है। लेकिन ये कंसेप्ट, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी वहां पे होना बहुत बहुत जरूरी है। सो दिस वन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग कंप्लीटेड एट दिस जंक्चर। नाउ इसमें का ही एक और छोटा सा पार्ट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारत के स्तर पर हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से करार होते हैं वो तो हमने देख लिया, तो हमारे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कुछ विशिष्ट वन्य प्राणी जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, जो थ्रेटन्ड है, उनको संवर्धन करने के लिए, उनको जो है एक तरीके से उनका प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के रिजर्व्स या अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट
हम वहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, व्याघ्र प्रकल्प। 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कर दी और उसके अंतर्गत अलग अलग तरह के टाइगर रिजर्व्स, व्याघ्र प्रकल्प, ये जो है पूरे देश में हम चलाते हैं। बेसिक इसका पीछे का मकसद क्या है कि जो टाइगर्स है, इन टाइगर्स की संख्या धीरे 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 कम होते जा रही है, तो वो संख्या इतनी ना कम हो जाए कि भविष्य में टाइगर हमें दिखे ही ना, भविष्य में जो है टाइगर पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो अभी भी हमारे पास समय है, अगर हम प्रयास करते हैं तो इन टाइगर्स का नंबर हम बढ़ा सकते हैं, इन टाइगर्स की संख्या जो है हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसके लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 से वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वायबल पॉपुलेशन रहे, सफिशिएंट उनका नंबर रहे, इसलिए अलग अलग तरह के राष्ट्रीय उद्यानों में, नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सबसे पहला हमें पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, वो मुख्यतः इट इज़ इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जिसकी स्थापना हुई 1973 में। उसका ही एक कंपोनेंट वर्ष 2005 में NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम की एक संस्था बनाई, जिस संस्था के माध्यम से पूरे भारत में इन टाइगर्स की संख्या कैसे बढ़े, कैसे उनका प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे अलग अलग नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इन टाइगर रिजर्व्स का जो है जतन किया जाए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ये NTCA द्वारा लिया जाता है। सो टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज कितनी होनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, ये सारा सलाह या सारी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वहाँ पे दिए जाते हैं। और हमें पता है कि एज फार एज टाइगर रिजर्व्स आर कंसर्न, मेनली ये कोर एंड बफर जोन वाला जो कंसेप्ट है उसके तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें पता है कि टाइगर रिजर्व में भी देयर इज अ कोर जोन एंड देयर इज अ बफर जोन। तो कोर जोन में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर नॉट अलाउड। और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है NTCA, उस NTCA के चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हमारा जो वन्य मंत्रालय होता है भारत सरकार का, तो उसके जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मिनिस्टर इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट। सो NTCA के चेयरमैन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका मतलब हमारा वन्य मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर। अनदर कंसेप्ट इज एलिफेंट रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 से भारत में इस काइंड ऑफ अस्तित्व में आया है, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 से अस्तित्व में आया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारत में टाइगर फेसेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी अगर हम पिछले कई दशकों की टाइगर्स की भारत में की जो गणना हमने की, उनका जो है 1972 से हम व्याघ्र गणना करते हैं, तो उनका नंबर हमने काउंट करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि धीरे 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 उनका नंबर कम हो रहा है। सो दे आर ऑन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नामशेष हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और कहीं पे भी जो है हमें टाइगर दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये ना हो, इसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। एंड टचवुड पिछले कुछ सालों में जो है हमें टाइगर्स की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, फिर से जो है हम नॉर्मलसी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो टाइगर्स दे आर ऑन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। लेकिन अगर हम एलिफेंट्स की बात करें, हाथी की बात करें, तो भारत में हाथी की संख्या जो है वो खत्म हो रही है, या वो हाथी नामशेष होने पर है, या आने वाले कुछ सालों में हमें हाथी दिखेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। भारत में हाथी की संख्या जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही है। नामशेष या नष्ट होने की कगार पर नहीं है, बट उनकी संख्या पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा पैमाने पे कम हो रही है। इसकी वजह से एलिफेंट के ऊपर हाथी के जतन करने से संबंधित हमें प्रयास करना होगा। सो टाइगर दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, whereas एलिफेंट दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एट्रिशन। एट्रिशन यानी कमी होना। ओके, सो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया। बाय द वे, भारत में एलिफेंट इज कंसिडर्ड एज अ कल्चरल एनिमल, सांस्कृतिक प्राणी का दर्जा भारत सरकार ने एलिफेंट को दिया हुआ है। सो कल्चरल एनिमल इज एलिफेंट। सो
इस एलिफेंट को या हाथियों का जतन करने के लिए, जैसे टाइगर का जतन करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक राष्ट्रीय उद्यान, स्पेसिफिक अभयारण्य है, वैसे एलिफेंट का जतन करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ओके, और वहां पे जो है ह्यूमंस, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। जैसे टाइगर रिजर्व्स में, कोर एरिया में आप मैं जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हैं, बट एलिफेंट रिजर्व जो है वहां पे हाथियों को देखने के लिए हम जा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड प्रोवाइडेड आप वहां पे जाके हाथियों की शिकार ना करो। आप वहां पे जाके पोचिंग यानी हाथियों की शिकार, जिसके माध्यम से हाथियों की शिकार ये शिकारी करते हैं और उसका जो हस्ती दंत होता है, उसका जो दांत होता है, वो दांत बाहर बेचते हैं। तो ये हाथियों का शिकार करना जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है, और उसी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करता है। हाथियों से संबंधित दो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है या जो प्रॉब्लम है कि हाथियों का अस्तित्व खतरे में क्यों आया है या उनकी संख्या कम क्यों हो रही है, दो महत्वपूर्ण उसके लिए कारण जो है, एक महत्वपूर्ण कारण है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट यानी क्या? एक तरीके की एक साइड से जो है हम डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम जो है अलग अलग तरह के फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, जंगल कट कर रहे हैं। हम जो है रास्ता बनाना है तो जंगल में के कुछ रास्ते कट कर रहे हैं। हम जो है फैक्ट्री बनाना है तो जंगल का एरिया कट करते करते जा रहे हैं। हम अलग अलग तरह के जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों का जो है नष्ट करते करते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली पहाड़ नष्ट कर रहे हैं या मान लो जंगल नष्ट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जंगल जो है, जो अधिवास है, जो ओरिजिनल हैबिटाट है उस एलिफेंट का, उस हैबिटाट को हम नष्ट कर रहे हैं। तो बेचारा हाथी जो है उसको घूमने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको रहने के लिए नेचुरली बहुत सारी जगह रखती है। आप उसमें का कुछ हिस्सा कट करोगे तो वो हाथी क्या करेगा, रास्तों पे आएगा। वो हाथी क्या करेगा, जंगलों से भटक के कहीं ना कहीं सिटीज में आएगा, विलेजेस में आएगा। वो हाथी क्या करेगा, रास्तों को ब्लॉक करके रखेगा। वो हाथी क्या करेगा, जहां से जंगलों में से आपने रेलवे ट्रैक बनाए हुए हैं उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आ जाएगा। सो हाथी आपके एरिया में नहीं आ रहा है, आपने जंगल काटे हैं, आप उनके एरिया में गए हो, इसकी वजह से मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से हाथियों के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ट्रेन और हाथियों की वहां पे जो है एक्सीडेंट, कोलिजन्स वहां पे हो रहे हैं। सो बेसिकली ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक। सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स पोचिंग, शिकार, ये वहां पे जो है करते हैं। इसकी वजह से हाथियों को जो है एक तरह का खतरा निर्माण हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक बड़ा कॉमन कॉज है, कॉमन कारण है, और वो कॉमन कारण है माइनिंग। माइनिंग के एक्टिविटीज, कोल माइनिंग या आयरन ओर माइनिंग। मुख्यतः ये कहां पे आपको दिखाई देंगे, ये आपको दिखाई देंगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, अलग अलग तरह के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे कोल माइंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे आयरन ओर माइनिंग के लिए अलग अलग रिजर्व्स है। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 जंगल में जा रहे हो, कोल माइनिंग कर रहे हो, अलग अलग पहाड़ को जो है काट रहे हो, माइनिंग वहां पे कर रहे हो। ये कर रहे हो, इसका ही मतलब इन माइनिंग के बहाने आप जो है, जो हाथी है उनके हैबिटाट को, उनके वस्ती स्थान को, उनकी वसाहत को, उनके जो अधिवास है उस अधिवास को जो है आप खतरे में लाने की कोशिश कर रहे हो। सो कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, दे आर द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर एट्रिशन ऑफ नंबर ऑफ एलिफेंट्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो फिर एलिफेंट लैंडस्केप यानी क्या? एलिफेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। एलिफेंट आपको जो है राजस्थान में घूमते हुए दिखेंगे क्या? द आंसर इज नो। एलिफेंट्स आपको मुंबई में दिखेंगे क्या? द आंसर इज नो। एलिफेंट का जो है एक पर्टिकुलर लैंडस्केप है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वहां पे मिलेंगे। जैसे ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप, जहां पे वेस्ट बंगाल का सदर्न एरिया, झारखंड, उड़ीसा, इस बेल्ट में, इन जंगलों में हाथियों की संख्या आपको बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे मिलेगी। सो दीज आर कॉल्ड एज एलिफेंट लैंडस्केप्स। तो ये एरिया जो है इसके ऊपर हमें विशेष तवज्जो देनी होगी, जिसके माध्यम से एलिफेंट्स की संख्या बरकरार रहे। एंड एलिफेंट कॉरिडोर्स, एलिफेंट लैंडस्केप बड़ा एरिया होता है। एलिफेंट कॉरिडोर्स कंपैरेटिवली दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड जो दो एलिफेंट लैंडस्केप को लिंक करते हैं।
करेक्ट, यानी एलिफेंट्स एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट को जाने के लिए उनको वो पैचेस वहां पे लगते हैं, उन पैचेस को हम कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। तो हमें क्या करना होगा, हमें एलिफेंट लैंडस्केप, एलिफेंट कॉरिडोर्स को वहां पे बरकरार रखना होगा, जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट एलिफेंट से हम एलिफेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा पैमाने पे कम होने से उसको बचा सके। सो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। सिमिलरली वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इंडियन वन हॉर्न राइनो, पानी में जो राइनो होता है गेंडा, सो इस राइनो को बचाने के लिए, और ये वन हॉर्न राइनो ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैरायटी है, स्पीसीज है जो भारत में आपको मिलती है, तो इनकी संख्या भी कम होते जा रही है, उनकी शिकार ज्यादा पैमाने पे की जाती है। क्यों? अगेन उनके हॉर्न को जो है बेचा जाता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। ये ना हो इसके लिए आसाम के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इस तरह का उनका जतन करने के लिए विशेष मुहिम उन्होंने शुरू की है, और इसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, मेनली ये जो है ज्यादा पैमाने पे आपको मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है आपको ज्यादा पैमाने पर काजीरंगा नेशनल पार्क में ये वन हॉर्स्ड राइनो आपको वहां पे मिलेंगे, वन हॉर्न राइनो आपको मिलेंगे। तो अब भारत सरकार का प्रयास है कि सिर्फ उनको एक ही जगह पर काजीरंगा नेशनल पार्क में ना रहते हुए उनको हम रीलोकेट करेंगे, अलग अलग जगह पर रखेंगे, और उसका ही पार्ट आसाम में का जो मानस में का नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क में हमने ऑलरेडी उनको रीलोकेट करना शुरू किया है। उसके साथ ही हम डिब्रू सैकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखोवा बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भी जो है इनको, इन वन हॉर्न्ड राइनो को वहाँ पे रीलोकेट करने की कोशिश वहाँ पे करेंगे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल बहुत बड़े पैमाने पे फ्लड आता है, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे डिजास्टर को फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर वहाँ पे नैसर्गिक आपत्तियाँ भी आती हैं। ऐसा ना हो कि किसी नैसर्गिक आपत्ति में बहुत ज़्यादा पैमाने पर इन वन हॉर्न्ड राइनो की भी संख्या नष्ट हो जाए, ऐसा ना हो इसके लिए 5 अलग अलग जगह पर हम रखेंगे। दुर्भाग्यवश ऐसी कोई आपत्ति भी आती है तो एक जगह डैमेज होगी, बाकी के अभी भी बरकरार रहेंगे, उनकी संख्या बाद में बढ़ सकती है। तो इसको ध्यान में लेते हुए भारत ने इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो विजन 2020 ये भी वहां पे रखा है। मानस नेशनल पार्क, इट इज द फर्स्ट साइट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अलग अलग ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वहां पे चलाए जाते हैं, जैसे हमने एलिफेंट से संबंधित देखा, टाइगर से संबंधित देखा, वन हॉर्न राइनो से संबंधित देखा, वैसे ही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, हाई अल्टीट्यूड में हिमालय में स्नो लेपर्ड, उसका संवर्धन करने के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाती है। हंगूल, नाउ हियर कम्स माय क्वेश्चन, हंगूल प्रोजेक्ट या हंगूल ये प्राणी हमें मुख्यतः किस राज्य में ज्यादा पैमाने पे आपको मिलता है? यू कैन आंसर थ्रू द लाइव चैट बॉक्स। हंगूल का जतन करने के लिए भी भारत सरकार विशेष प्रोजेक्ट चलाता है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये हंगूल आपको कहां पे दिखाई देगा, या मान लो ये जो है मुख्यतः किस राज्य का प्राणी है? हंगूल, HANGOOL। यस, यू कैन आंसर थ्रू द लाइव चैट बॉक्स। हंगूल ये प्राणी कहां का है? हंगूल मुख्यतः आपको कहां दिखाई देगा? हंगूल मुख्यतः आपको दिखाई देगा जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो इस हंगूल का भी जतन करने के लिए भारत सरकार विशेष प्रयास कर रही है। गैंजेस डॉल्फिन प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि गंगा नदी में भी डॉल्फिन, सिर्फ समुद्र में ही डॉल्फिन होते हैं ऐसे नहीं, तो गंगा के भी डॉल्फिन, गंगा नदी में भी डॉल्फिन वहां पे होते हैं। पर्सनली मैंने ब्रह्मपुत्रा नदी में कई बार डॉल्फिन को मैंने पर्सनली यानी एक्सपीरियंस किया है। लिटरली सैकड़ों डॉल्फिन आपको ब्रह्मपुत्रा में भी मिलेंगे, गंगा नदी में भी वहां पे मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड भी गैंजेस डॉल्फिन प्रोजेक्ट है। सी टर्टल या ओलिवर रिडले टर्टल प्रोजेक्ट, इससे संबंधित भी भारत सरकार प्रोजेक्ट चलाता है। इंडियन क्रोकोडाइल, उससे संबंधित भी जो है भारत सरकार प्रोजेक्ट चलाता है। तो बेसिकली ये अलग अलग तरह की पहल भारत सरकार द्वारा ली गई है, जिसके द्वारा इन स्पेसिफिक वैरायटी को, इन स्पेसिफिक स्पेसीज का जतन भारत सरकार द्वारा किया जाए। और बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने कहा, भारत का विशेष महत्व है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि इन अलग अलग तरह की वैरायटीज ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ टोटल विश्व का
जैविक विविधता भारत में है तो उसका संवर्धन करना ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। सो इन डिटेल मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश की अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट